इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और सप्लाई साइड मैनेजमेंट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था डिमांड साइड, राइट, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। तो मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट पॉलिसी चेंजेस इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ठीक है, तो इसके जो ए पार्ट का इंपॉर्टेंट है पॉलिसी चेंजेस का, वो हमने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया है, वो डिमांड साइड का था। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है ये है सप्लाई साइड का। इसे हम सप्लाई साइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इंडस्ट्री आती है, राइट, और इंडस्ट्री क्या करती है, सप्लाई करती है गुड्स एंड सर्विसेज। और डिमांड साइड में हमने क्या पढ़ा था, फिजिकल और इन्फ्लेशन, राइट। तो जो इन्फ्लेशन होता है वो किससे होता है, डिमांड की वजह से ही होता है, राइट। तो वो सब हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया है, और ये हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं उसका, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म सप्लाई साइड मैनेजमेंट। ठीक है, तो पॉलिसी चेंजेस होने के इम्पोर्टेंट क्या है, 1991 में जब पॉलिसी चेंजेस हुई थी तो उसके इम्पोर्टेंस क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म एंड सेकेंड पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म एंड डिसइन्वेस्टमेंट, राइट। और इसकी नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज रिफॉर्म एंड द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये सारी बातें सारे टॉपिक एक वीडियो में पढ़ाऊंगी तो वो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि एक एक टॉपिक बहुत डिटेल में दी हुई है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है तो समझ में आ जाएगा। There are long-term measures taken to improve the supply side of the economy, or they aim at removing the bottlenecks and obstacles, right? मतलब bottlenecks and obstacles मतलब क्या होता है, बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाती, राइट, इन द ग्रोथ पाथ ऑफ द इकोनॉमिक, राइट। रिमूव करना बॉटलनेक्स एंड द ऑब्स्टेकल्स को क्या करना है, रिमूव करना। और वो रिमूव कैसे करेंगे, जब हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी मतलब नई पॉलिसीज लाएंगे इंडस्ट्री में, राइट। तो इस पॉलिसी को यूज़ करके हम लोग बॉटलनेक्स और ऑब्स्टेकल्स हटा सकते हैं, राइट, और इकोनॉमिक डेवलप कर सकते हैं। दिस मेजर्स वर, अब इसके कुछ मेजर्स लिए गए हैं। फर्स्ट क्या हम पढ़ने वाले, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, मतलब इंडस्ट्रियल में कौन कौन सी पॉलिसी चेंज हुई है और उस पॉलिसी के चेंज होने की वजह से इकोनॉमी कैसे डेवलप हुई है, राइट, वो हम पढ़ेंगे। देखो क्या है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। अब हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में है क्या। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस ऑफ 1948 एंड 1956। ठीक है, ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी ना, जब बनी थी 1948 में 1956 में, तो उसकी वजह से इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है कंट्री की वो बहुत इन्फ्लुएंस कर जाती थी। मतलब बहुत सारे उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आते थे इस पॉलिसी की वजह से, राइट। और दीज पॉलिसी रेजोल्यूशंस हैड हेल्प टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड द डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इन इंडिया, राइट। तो इस पॉलिसी की वजह से इस पॉलिसी ने बहुत ही हेल्प किया अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को डेवलप होने के लिए, right. At the same time, the industrial policy had result in ra- uh, rising the cost, rising the industrial sickness, and the stagnating industrial growth due to the excessive government control over the industry। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो ये पॉलिसी से बहुत सारी चीज़ें तो होती थी इंडस्ट्रीज में, बट इस पॉलिसी की वजह से जो कॉस्ट होते थे गुड्स एंड सर्विसेज के वो बढ़ जाते थे। और जो इंडस्ट्रियल सिकनेस है, इंडस्ट्रियल सिकनेस मतलब क्या होता है, वीकनेस, मतलब वो इंडस्ट्री जो मतलब 4-5 महीने में ही शट डाउन हो जाती थी, राइट, वो चली नहीं पाती थी, उसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सिकनेस। ठीक है, एंड स्टेगनेटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और ड्यू टू अब जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता था, राइट, क्या हो जाता था, स्टॉप हो जाता था। क्यों, क्योंकि पॉलिसी उतनी इफेक्टिव नहीं थी 1948 की और 56 की। ठीक है, ड्यू टू एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। और उस पॉलिसी की वजह से जो 1948 1956 में जो पॉलिसीज थी, उस पॉलिसी की वजह से जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था इंडस्ट्रीज पे वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, और इतना ज़्यादा कंट्रोल होने की वजह से जो उसका ग्रोथ है वो नहीं हो पाता था। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट स्टार्टेड टू लिबरलाइज द इंडस्ट्रियल। ठीक है, और इन सारी चीज़ों की वजह से क्योंकि इकोनॉमी की ग्रोथ हो नहीं पा रही थी, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, थोड़ी लिबरलाइज मतलब क्या, थोड़ा फ्रीडम देना स्टार्ट किया, किसको, इंडस्ट्रीज को। पॉलिसी मेजर्स सिंस 1985 से। अब क्या हुआ कि द मोमेंटम ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स रिफॉर्म इंक्रीज्ड विद द अनाउंसमेंट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1991, राइट। ये तो पता ही होगा, इस
की वजह से बहुत सारे चेंजेस हमारे इकोनॉमिक में आ रहे हैं, डिमांड साइड भी प्लस सप्लाई साइड भी, राइट। क्योंकि 1991 के बाद ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज आई जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो करी, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन द जुलाई 1991 आर द फॉलोइंग। अब हम देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म है, राइट, जो पॉलिसी चेंज हुई है, जो पॉलिसी आई है 1991 में, उसके उसने क्या क्या किया है, राइट, इकोनॉमिक में, मतलब कि इंडस्ट्री में उसने क्या क्या किया है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एवोल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ठीक है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को क्या करना, खत्म करना, कम करना। क्योंकि पहले क्या होता था कि हर एक चीज़ पे, हर एक प्रोडक्ट पे, हर एक प्रोसेस पे लाइसेंसिंग करनी ही पड़ती थी, लोग इंडस्ट्री को लाइसेंस देना ही पड़ता था, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी ही पड़ती थी, जिसकी वजह से लंबा प्रोसीजर होता था और इंडस्ट्री उतनी ग्रो नहीं कर पाती थी। 1991 के पहले तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पे बैरियर्स लगते थे, राइट, टैरिफ बैरियर्स लगते थे, जो कि नहीं होना चाहिए। एक्सपोर्ट पे बैरियर्स उतने नहीं लगने चाहिए क्योंकि एक्सपोर्ट की वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कर जाती है। बट 1991 के बाद बहुत सारे चेंजेस आए, राइट। देखो सबसे पहले चेंजेस क्या आया कि जो लाइसेंसिंग प्रोसीजर है, राइट, वो बहुत ज़्यादा होता था, तो उसको कम करना। द न्यू पॉलिसी अबोलिश्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट 18 इंडस्ट्रीज, राइट। मतलब 18 इंडस्ट्रीज को छोड़ के जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनको लाइसेंसिंग की उतनी ज़रूरत नहीं थी, मतलब उनको कंपलसरी लाइसेंसिंग देने की ज़रूरत नहीं थी। बट 18 को देने की ज़रूरत है, बट अभी फ़िलहाल 5 है, 5 ऐसी इंडस्ट्री है जिनको लाइसेंसिंग करनी ज़रूरी होती है, राइट। देखो यहाँ पे लिखा है एट द प्रेजेंट देयर आर ओनली 5 इंडस्ट्रीज अंडर द कंपलसरी लाइसेंसिंग, ठीक है। अब सिर्फ 5 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कंपलसरी लाइसेंसिंग की है, मतलब उनको कंपलसरी लाइसेंस देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे अपनी इंडस्ट्रीज को। दे आर एल्कोहल, सिगरेट, हजार्डियस केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, राइट, ये सारी डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल्स, एक्सप्लोसिव्स, ये सारी चीज़ों को कंपलसरली लाइसेंसिंग कराना ही पड़ता है, क्योंकि ये जो अल्कोहल, सिगरेट, ये सब केमिकल है, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, राइट। तो इसलिए इन लोगों को लाइसेंसिंग कराना ही होता है। ये था फर्स्ट। तो ये फर्स्ट ऐसा रिफॉर्म था जिसकी वजह से बहुत सारी इफेक्ट आए इकोनॉमिक में और बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप कर पाई, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक डेवलप करी। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड पॉइंट, परमिटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड द फॉरेन टेक्नोलॉजी। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुई क्योंकि 1991 के बाद हमारा एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये सारी चीज़ों की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आना ही था, ठीक है। तो हमारी जो गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी दोनों को क्या किया, परमिशन दे दिया हमारी इकोनॉमिक में आने के लिए, राइट। मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप लोग को पता होगा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि अगर फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आएगा, फॉरेन जो टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, तो हमारी कंट्री में आएगी, तो हमारी कंट्री भी डेवलप कर जाएगी, राइट। तो ये कब हुआ, 1991 के बाद हुआ, 1991 के पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। द निप increases the foreign direct investment and FDI and foreign technology imports in high priority industry, right. The number of industries eligible for the foreign direct investment has been expanded, ठीक है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिस जो एक्सपांड कर गई, क्यों, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा था, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज डायरेक्टली हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर पा रही थी, राइट। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि 50% परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है, वो डिपेंड करता है कि फॉरेन कंट्री कौन सी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है। वो सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, बस मैं ऊपर से बता रही हूँ जो लिखा हुआ है आप लोगों को, क्योंकि अगर मैं वो बताने लगूंगी तो काफ़ी लंबा वीडियो जाएगा। तो आगे आपको है इस सेम में, जो फिफ्थ सेम है आपका, आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, तो हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन एक्सपांडेड, इनिशियली एफडीआई वाज अलाउड अप टू द 51%, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला अभी सिर्फ 51% ही अलाउ हो सकती है, 100% अलाउड नहीं होती है। बट ऐसे कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर्स वगैरह होते हैं जिनमें 100% एफडीआई कर सकती है फॉरेन कंट्री, राइट। बट ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज होते हैं जिसमें सिर्फ 51% ही गवर्नमेंट परमिशन देती है, राइट। और इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है ऐसा क्यों करती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट है, समझा। तो ये दोनों पॉइंट की वजह से इकोनॉमिक बहुत डेवलप कर जाती है, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलप होगी इससे, ठीक है। अभी थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे हम, और सी पॉइंट है रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है। 1991 के बाद जो भी 1991 के बाद जो भी
पॉलिसीज आई, जो भी चेंजेस हुए, राइट, तो उस चेंजेस में ये भी एक आता है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में, रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर्स थी ना, जो पब्लिक सेक्टर्स इंडस्ट्रीज थी, उसको क्या किया, रिड्यूस किया, ठीक है, और उसको कन्वर्ट किया प्राइवेट सेक्टर्स में। The new policy reduces the number of industrial reserve for the public sectors from 17 to 2 at 3 at present, ठीक है, 17 से कितना किया, 3 कर दिया। और द इंडस्ट्रियल दैट आर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर्स एट प्रेजेंट आर, और अभी सिर्फ प्रेजेंटली 3 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो पब्लिक सेक्टर के अंडर आती है, और बाकी सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर है। क्यों ऐसा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर्स में जो होता है उतनी डेवलप नहीं हो पा रही थी, राइट, तो प्राइवेटाइजेशन करना ही पड़ा इस पॉलिसी के थ्रू, क्योंकि अगर प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से क्या होता है कि फॉरेन कंट्री एंटर करती है हमारे कंट्री में, जिसकी वजह से बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है और इकोनॉमिक डेवलप करती है, यही रीज़न था, राइट। तो ये सारी इंडस्ट्रीज कौन सी है, एटॉमिक एनर्जी है, सब्सटेंस नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी है, एंड द रेलवे ट्रांसपोर्ट, राइट। एटॉमिक एनर्जी जो भी होती है, एनर्जी जनरेट होती है एटॉमिक से, राइट, न्यूक्लियर वगैरह से, तो वो सारी पे किसका होता है, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म का, मतलब ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है, राइट। और दस द कोर इंडस्ट्रियल लाइक द आयरन एंड द स्टील्स, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसफर सेक्टर, ठीक है, तो ये सारी इंडस्ट्रीज कौन सी है, पब्लिक इंडस्ट्री है। तभी फिलहाल 17 से 3 हो चुकी हैं इंडस्ट्रीज, तो ये रिफॉर्म हुआ था। अभी डी क्या है, रिमूवल ऑफ द MRTP लिमिट, राइट। MRTP क्या होता है कि अंडर द मोनोपोली एंड द रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। MRTP क्या है, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो इस पॉलिसी के थ्रू जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म है, उस पॉलिसी में जो MRTP एक्ट है ना, उसको भी रिमूव किया। क्यों, क्योंकि अगर क्या लिखा है यहाँ पे, MRTP एक्ट लार्ज कंपनीज with the assets of the 100 crores and the above were not allowed to expand their activity without the government permission, right। जिस इंडस्ट्रीज और जिस कंपनी की एसेट्स जो है वो 100 करोड़ से ज़्यादा होगी, तो उस कंपनी को एक्सपांड करने की परमिशन नहीं देती है गवर्नमेंट, राइट। जिस कंपनी की एसेट इतनी 100 करोड़ से ज़्यादा होगी, उसको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है एक्टिविटी बढ़ाने की, राइट, उसको गवर्नमेंट परमिशन लेना ही पड़ेगा। These restricted the growth expansions and the efficiency of such firm। और ठीक है, सीधी सी बात है, अगर 100 करोड़ के बाद गवर्नमेंट की परमिशन लेनी हो पड़ेगी, या फिर वो अपनी एक्टिविटी एक्सपांड नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ग्रोथ होगी उसकी वो रुक जाएगी, क्योंकि उसको एक लिमिट में काम करना पड़ेगा ना। क्योंकि ये क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ MRTP लिमिट, उसको एक लिमिट में काम करना पड़ेगा। अगर किसी को भी अगर लिमिट में काम करना पड़ता है, तो एक्सपांड नहीं कर पाता, ग्रोथ नहीं कर पाती, एफिशिएंसी नहीं हो पाती, ये सीधी सी बात है, राइट। द न्यू पॉलिसी रिमूव दिस थ्रेशोल्ड लिमिट, और दिस एलिमिनेटेड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट फॉर लार्जर इंडस्ट्रियल हाउसेज फॉर द एक्सपेंशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू अंडरटेकिंग मर्जर टेक ओवर। देखो अभी क्या किया, ये जो लिमिट थी ना MRTP एक्ट की, उसको क्या किया गवर्नमेंट ने, रिमूव करने, मतलब ये जो 1991 की पॉलिसी है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसने क्या किया, रिमूव किया, इस लिमिट को हटाया, राइट। MRTP एक्ट पे तो वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रखती थी गवर्नमेंट, बट इस लिमिट को हटा दिया, राइट, क्योंकि इस लिमिट की वजह से एक्सपांशन नहीं हो पा रहा था इंडस्ट्रीज का, ठीक है। तो अभी देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फिर वो लिमिट कैसे हटाएगी, मर्जर करके, टेक ओवर करके, एंड द अमालगमेशन, राइट। अमालगमेशन मतलब ये ऐसे ही होता है, मर्ज करना दो तीन कंपनीज को एक साथ। द MRTP एक्ट इज नाउ रिप्लेस्ड बाय द कॉम्पिटिशन एक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। MRTP एक्ट अभी रिप्लेस्ड हो गया किससे, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ठीक है, ओके। तो ये सारे रिफॉर्म हुए थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी की 1991 की। ये था सप्लाई साइड। अभी हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे उसका, ये फर्स्ट पॉइंट के सारे पॉइंट्स थे। अब सेकंड पॉइंट क्या है, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये सब क्या था, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म थे। अभी हम पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म एंड डिसइन्वेस्टमेंट। अब इस एक्ट ने जो है, इस सॉरी ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी के चेंज होने की वजह से अब पब्लिक सेक्टर में क्या रिफॉर्म हुए एंड डिसइन्वेस्टमेंट क्या हुआ, राइट। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, थोड़ा सा ही पढ़ लेंगे हम। द पब्लिक सेक्टर्स एंटरप्राइजेस कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर सेगमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन द इंडिया।
It has provided India with a large and the diversified industrial base, generated employment and earned foreign exchange through the export and import substitution. Right? देखो क्या कहने का मतलब है कि पब्लिक सेक्टर ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया कंट्री के लिए, और पब्लिक सेक्टर की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला, और पब्लिक सेक्टर ने फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न किया। कैसे? थ्रू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। एट द सब्सटीट्यूशन क्या होता है, जैसे कि अगर आप कोई प्लास्टिक की बॉटल फॉरेन कंट्री से इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वो इम्पोर्ट ना करे और वैसे ही प्रोडक्ट अपनी कंट्री में बनाए। राइट? प्लास्टिक की बॉटल अपनी कंट्री में बनाए, तो वो क्या होता है? सब्सटीट्यूशन होता है। राइट? एट द सेम टाइम द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैव सफर ड्यू टू द माउंटनिंग लॉसेस। ठीक है, देखो इतना सारा कंट्रीब्यूशन तो पब्लिक सेक्टर ने किया हमारी इकोनॉमिक में, बट इन सारी चीज़ों की वजह से क्योंकि टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी पब्लिक सेक्टर में, राइट, तो बहुत सारे लॉसेस बेयर करने पड़े थे पब्लिक सेक्टर को। ठीक है, फॉल इन एफिशिएंसी और कॉजिंग अ ड्रेन और द गवर्नमेंट बजट, और गवर्नमेंट बजट भी मतलब बेकार होते जा रहा था क्योंकि रेवेन्यू नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो since 1991 there have been major changes in the public sector policy in India। ठीक है, अब 1991 के पहले ऐसी हालत थी पब्लिक सेक्टर की, तो 1991 के बाद बहुत सारे ऐसे मेजर्स चेंजेस आए जिसकी पॉलिसी में, किसकी पॉलिसी में? पब्लिक सेक्टर की पॉलिसी में। और द पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म consisted of disinvestment involving the sale of portion of the government equity public sector enterprises while retaining the majority control, with the government attempting to improve the performance of the public sector enterprises। राइट? डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि 50% 51% गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने इक्विटी शेयर प्राइवेट कंपनी को क्या करेगी? सेल करेगी। राइट? और कंट्रोल किसका रहेगा? गवर्नमेंट का ही रहेगा। राइट? उसे हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो ऐसा गवर्नमेंट 1991 के बाद करने लगी, क्योंकि क्या हो रहा था कि बहुत लॉसेस हो रहे थे पब्लिक सेक्टर को, तो उसको प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा कन्वर्ट होना पड़ा। राइट? गवर्नमेंट को, उसे हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। बट प्राइवेटाइजेशन अलग होता है और डिसइन्वेस्टमेंट कंसेप्चुअली अलग होता है। जो कंसेप्ट होते हैं ना, कंसेप्चुअली अलग होता है डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन अलग होता है और डिसइन्वेस्टमेंट अलग होता है, तो हम पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे डिसइन्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है? अपने कुछ पोर्शन इक्विटी शेयर का क्या करती है? प्राइवेट सेक्टर से मर्ज करती है और बेचती है। राइट? बट कंट्रोल जो है इंडस्ट्री पे किसका होता है? गवर्नमेंट का ही होता है। ठीक है, other measures introduced were raising of the fresh equity directly by the public sector from the market, or greater competition from the new private enterprises, and giving greater financial and the operational autonomy to the public sector। ठीक है, और इन सब की वजह से जो भी प्राइवेटाइजेशन करती थी गवर्नमेंट, जो भी टेक्नोलॉजी लेती थी और जो पब्लिक सेक्टर्स थी उसको फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट करती थी। ठीक है, ऑटोनॉमी टू पब्लिक इंटरप्राइजेस, कुछ फ्रीडम देती थी पब्लिक इंटरप्राइजेस को 1991 के बाद। क्यों फ्रीडम देती थी? क्योंकि अगर फ्रीडम देगी तभी वो थोड़े डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि उनको लॉसेस होते थे। ठीक है, तो ये था पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म एंड डिसइन्वेस्टमेंट।